सुबह होते ही महल्लेदारों की आमद शुरू हो गई। बाबूजी के तल्लुकात अमूमन महल्लेदारों से खुशगवार ही रहा करते थे। करीबन सभी महल्लेदार उनकी गिरफ्तारी पर इज़हार अफसोस कर रहे थे और उनकी रिहाई के लिए कोशां नजर आते थे। मैंने घर की फिजा को मजीद सोगवार रखना मुनासिब न समझा और प्रकाश और पूनम की मदद से लोगों का शुक्रिया अदा करके वापस भेज दिया। नाश्ता साहब ने बड़ी बेदिली से जहर मार किया था और थोड़ी देर बाद मैं और प्रकाश पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। खुशकिस्मती से अभी तक बाबूजी थाने में मौजूद थे। थानेदार ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए हमें इजाज़त दे दी कि हम बाबूजी को नाश्ता करवा दें। प्रकाश को मैंने नाश्ता लेने भेज दिया और खुद हवालात की सलाखों के नज़दीक बैठकर बाबूजी से बातें करने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। प्रकाश के जाते ही वो अचानक खामोश हो गए। यूं दिखाई देता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं हैरानगी से उनके मुंह की तरफ देख रहा था क्योंकि वो अचानक बोलते बोलते कहीं खो गए थे। फिर सोच के गहरे सागर से उभरते हुए चंद सेकंड बाद ही उन्होंने अपने चारों अतराफ का जायजा लिया। तमाम थाने के मुलाजमीन अपने अपने काम में मसरूफ थे। कोई हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं था। सिर्फ थाने में अपने काम से आने वाले लोग कभी कभी हवालात के करीब से गुजरते हुए एक नज़र हमारी तरफ देख लिया करते। प्रकाश बेटा, जरा नज़दीक हो जाओ। बाबूजी की आहिस्ता और पुरसकून आवाज़ सुनाई दी। मैं सलाखों के बिल्कुल नज़दीक हमतनगोश होकर बैठ गया। बेटा, वो राज जो आज तक मैंने तुम्हारी माता को नहीं बताया था, आज तुम्हें बताने लगा हूँ। मुझे ये तो इल्म नहीं कि मुझे तुम पर इतना अंता विश्वास क्यों है। हालांकि मेरी सियासी तरबियत इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी पर इस हद तक एतमाद करूँ। बेटा, वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा। मैं मुख्तसर बात करूँगा। यहाँ सबकी नज़रों में मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर हूँ। हकीकत में मेरा ताल्लुक नक्सल बाड़ियों से है और पुलिस आपको अमरीक सिंह वाले मामले में शायद पकड़ कर लाई है। मुझे भी वक्त की कमी का एहसास था और उससे मुनासिब मौका भी कभी मुयसर न आता। तुम्हें ये कैसे मालूम? बाबूजी हैरत से मेरी तरफ देखते रह गए। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उस रोज़ आपकी खुफिया मीटिंग सुन ली थी और जालंधर में अमरीक सिंह के हाथों पुलिस कप्तान की मौत का नज़ारा भी किया था। मैं न कहता था कि ज़रूर तुम में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे तुम पर उन्होंने मेरी तरफ इस मर्तबा तहसीन और हैरत भरी मिली जुली नज़रों से देखा। बाबूजी, काश मैं आपको बता सकता मैं कितना बेकरार हूँ नक्सला हेड्स से मिलने के लिए। मैं आपका मिशन जारी रखना चाहता हूँ बाबूजी। मेरे एतबाद भरे लहजे ने उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी। बूढ़ा का मरीड चंद लम्हों के लिए फिर कहीं खो गया। इस मर्तबा जब वो जागा तो मेरे सामने बाबूजी की बजाय नक्सल बाड़ी बैठा था। प्रकाश बेटे, मेरा मकसद इतना अजीम है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी हीच नजर आती है। तुम मेरी तवक्कुआत से बढ़कर ज़हीन साबित हुए हो। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें भी इस आग में झोंक दूं जिसका ईंधन मैं खुद बन चुका हूं, लेकिन मेरा मन गवाही देता है कि तुम अजीम इनकलाब के लिए बहुत कुछ कर सकोगे। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इस राज को अपनी जान से बढ़कर अजीज रखना। मैं तुम्हें अपनी कौंसल में भेज रहा हूँ और ख़ुद मुतमईन होकर जेल जा रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैंने संगठन को बहादुर कामरेड मुहैया करके अपना खिलाफ पूरा ही नहीं किया बल्कि तहरीक की बहुत बड़ी खिदमत की है। एक फ़ोन नंबर उन्होंने मुझे ज़बानी याद करने के लिए कहा, जहाँ एक मखसूस शख्स के बोलने पर एक मखसूस कोडवर्ड दोहराने के बाद मुझे अगली हदायत मिलनी थी। बात मुकम्मल करने के बाद बाबूजी ने सलाखों में से दोनों हाथ बाहर निकालकर मेरा हाथ मजबूती से दबाते हुए कहा, पूनम के साथ ये शायद बहुत बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे क्षमा कर देगी। उनके चेहरे से मुसरत फूट फूट पड़ती थी। प्रकाश वापस आ गया था। हम दोनों भी उसे देखते ही अपनी दुनिया में वापस आ गए। थाने से वापसी पर हमने कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी दफ्तर का रुख किया, जहां एक हंगामी इजलास बाबूजी की अचानक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तारी के सिलसिले में हो रहा था। हमारा खैर मुकदम बड़ी गर्मजोशी से किया गया। यही मैंने उस रोज खुफिया मीटिंग में नजर आने वाले 2-3 चेहरे भी देखे। वो लोग बाबूजी की गिरफ्तारी पर सख्त एहतजाज कर रहे थे और इस सिलसिले में एक जलसे और जलूस का प्रोग्राम भी तय पा रहा था। मेरा माथा ठनका। इस तरह तो खामखा CID को अपने पीछे लगाने वाली बात थी। फिर इस हंगामे का फायदा ही क्या था?
3 माह से पहले तो बाबूजी की वापसी नामुमकिन थी। भारतीय आइन की कोई दफ़ा ऐसी नहीं जो उन्हें रियायत दिला सके। मैं और प्रकाश एक कोने में उनके भाषण सुन रहे थे। बिलाखिर मैं उठ खड़ा हुआ। सब लोग मुझे बाबूजी के दामाद की हैसियत से जानते थे। बाबूजी ने उन्हें बताया था कि मैं उनके एक अनजहानी दोस्त का बेटा हूं और अकेला होने के कारण उनके यहाँ मुंतकिल हो गया हूं। मैंने उन लोगों से दरखास्त की कि वो खामखा बात का बतंगड़ न बनाएं। उनके जल से जुलूस से और ना कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अलबत्ता बाबूजी की जेल यात्रा ज़रूर लंबी हो जाएगी। इस तरह तो मुमकिन है वो 3 माह बाद वापस घर लौट आए। मैंने उनसे दरखास्त की कि वो हंगामे करने की बजाय एक कमेटी तरतीब देकर आला अफसरान से मिलें और बाबूजी की पुरअमन सरगर्मियों पर गिरफ्तारी की वजह दरियाफ्त करें। उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए तो बेहतर है। अभी तो किसी को इस बात का भी इल्म नहीं कि उन्हें किस इल्ज़ाम के तहत नज़रबंद किया गया है। मेरी बात में उन्हें कुछ वजन महसूस हुआ और थोड़ी सी रद्दोकद के बाद वो लोग एक कमेटी तरतीब देने पर आमादा हो गए, जिसने चंडीगढ़ जाकर होम सेक्रेटरी से मुलाकात करना थी। बाबूजी गो के कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी लीडर थे, लेकिन राय कोर्ट में मौजूद दूसरी सियासी जमातों के वर्कर भी उनका एहतराम करते थे। मैंने उस बात को उनके हक में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी जमातों के चीदा वर्करों से भी मुलाकात की और उनसे दरखास्त की कि वो इस मामले को खालिस इंसानी नुक्ते नज़र से देखें और इस सिलसिले में कुछ न कुछ करें। मेरी कोशिशों से बिलाखिर मुख्तलिफ जमातों के 7 सरकर्दा अफराद की कमेटी तरतीब पा गई, जिसने होम सेक्रेटरी और पुलिस जनरल से मिलकर इस मामले में हमारी हर मुमकिन मदद का वादा कर दिया। यहाँ से मुतमईन होकर करीबन दोपहर के वक्त हम घर पहुंचे। प्रकाश पर मेरी शख्सियत का ये पहलू आज पहली मर्तबा खुला था। मैंने जिस चालाकी और होशियारी से काम लेकर ये सारा मामला तय किया था, उस पर वो अश कर उठा। जब घर पहुंचकर गम से निढाल माता और मूसी जी को उसने मेरे ताज़ा कारनामे से आगाह किया तो उनके पजमुर्दा चेहरे खिल उठे और बारी बारी मुझे गले से लगाकर उन्होंने मेरी दराज़ी उम्र की दुआ मांगी। मेरी फरासत पर करीबन सारे ही घर वाले मेरे गर्विदा हो रहे थे। सालिग्राम को न जाने कैसे बाबूजी की गिरफ्तारी की इत्तला मिली थी। वो भी 3-4 घंटे की छुट्टी लेकर आ गया था। जब प्रकाश ने उसे सुबह से अब तक की रुदात बढ़ा चढ़ाकर बयान की तो वो भी हैरान रह गया। तन्हाई मुयसर आते ही वो मुझसे गवैया हुआ, भैया मैं आपको इतना भी नहीं जानता जितना बाबूजी जानते हैं। जब मुझे माता जी से पूनम और आपकी निस्बत का इल्म हुआ तो मैं खामोश रहा कि एक अजनबी के हाथ अपनी बहन का हाथ देना कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि बुजुर्गों के फैसले कभी गलत नहीं हुए। आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका बदला इस जन्म में तो शायद हम में से कोई ना दे सके। छोड़ो यार, तुम किस चक्कर में पड़ गए, अपनी नौकरी की सुनाओ। मैंने उसकी तकरीर को दरमियान से उचक लिया और उसे अपने मतलब की तरफ ले आया। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट की गुफ्तगू के दौरान सालिग्राम ने मुझे हवाई अड्डे पर होने वाली एक बात से आगाह कर दिया। वो मेरे बगैर पूछे ही मुझे सब कुछ बताता रहा और मैं बज़ाहिर लापरवाही का मुजाहरा करते हुए उसकी मामूली बात को भी ज़हन नशीन करता चला गया। दरअसल हंगामी हालात की वजह से अफवाज की नकलो हरकत इतनी तेज़ी से हो रही थी और मुख्तलिफ तब्दीलियाँ इतनी जल्दी अमल में आ रही थीं कि आज की इत्तला 2-3 रोज़ पुरानी दिखाई पड़ती थी। मेरे लिए अपने टारगेट से मुसलसल इन टच रहना ज़रूरी था। यही वजह थी कि मैं भी ताज़ा तरीन मालूमात की जुस्तजू में रहता था, जिनका एक बेहतरीन जरिया कारपोरल सालिग्राम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार थे। बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें जानने के लिए जासूस को सर धड़ की बाजी लगाना पड़ती थी और जिन्हें दूसरे एजेंट जान जोखों के बाद जान पाते थे, वो मुझे बोनस में मिल जाती थीं। मुमकिन है किसी हद तक इस बात में मेरी तरबियत और चालाकी को दखल भी हो, लेकिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमत के बगैर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता था। ऐसे मौके पर मेरा दिल बेख्तियार जज्बे तशक्कुर से भर जाता और मेरा ईमान उस पर और पुख्ता होने लगता कि अल्लाह ताला अपने रास्ते पर चलने वालों को कभी फरामोश नहीं करते। निपटो को बाबूजी से कुछ ज़्यादा ही उन्स था। वो बेचारा खासा परेशान हो रहा था। मैंने उसे भी बहलाया और वादा लिया कि वो कल से ज़रूर स्कूल जाएगा। माता और मूसी जी अब काफ़ी मुतमईन हो गई थीं, उसी लिए उन्होंने हमारे साथ खाना खा लिया।
सालग्राम की छुट्टी का वक्त खत्म हो रहा था। वो मुझसे गर्मजोशी से बगलगीर होकर चला गया। मैंने उसे दरखास्त की थी, ऐसे खतरनाक हालात में से ज्यादा कौम को उसकी जरूरत है। वो खामखा परेशान ना हो, मैं खुद उससे वक्तन फवक्तन मिलता रहूंगा। जवाब में वो कौम को बड़ी नस्तली किस्म की गाली से नवाज कर मुस्कुराता हुआ बस में सवार हो गया, जो उसे हवाई अड्डे तक ले जा रही थी। शाम तक घर वाले करीबन नॉर्मल हो चुके थे। प्रकाश भी मेरे कहने पर लुधियाना चला गया। मैं रायकोट ही रह गया, क्योंकि मुझे रिहाई कमेटी के साथ अगले रोज चंडीगढ़ जाना था। पूनम को मैंने इस असना में सब कुछ समझा दिया था और उसे वचन ले लिया था कि वो ना तो खुद परेशान नजर आएगी और ना ही माता जी, मूसी और निपटू को गमगीन होने देगी। रात तक मैंने घर के नफ्सियाती फिजा इतनी बदल दी कि वो लोग बाबूजी की गिरफ्तारी को मामूल के वाकयात का ही एक हिस्सा समझने लगे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।